हाँ ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। ये फ़ैन अगर स्विच ऑफ कर दिए थोड़ी देर के लिए तो नॉइज़ कम हो जाएगा, लेकिन आपको गर्मी होगी है ना, एसी से कूलिंग नहीं हो पाएगी पूरी। तो चलो पढ़ाई कर लेते हैं वैसे ही। सो टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट बिफोर वी प्रोसीड टू स्टडी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड मोमेंटम। ज़्यादातर जो ट्यूशन क्लासेस होती है ना, उसमें फिजिक्स के नाम देते हैं। आपने बहुत कम क्लासेस का नाम सुनेंगे, हार्ट क्लासेस, किडनी क्लासेस, लंग क्लासेस, लंग्स दो होते हैं ना अपने, तो और बहुत कम नाम सुनेंगे केमिस्ट्री के नाम, इलेक्ट्रॉन क्लासेस, पॉजिटिव आयन क्लासेस। लेकिन फिजिक्स वाले नाम बहुत होते हैं, मोशन क्लासेस है ना, मोमेंटम क्लासेस, ग्रेविटी क्लासेस, बहुत सारे, रेजोनेंस है ना, ये सब फिजिक्स के नाम है। तो चलो मोमेंटम का मीनिंग समझते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मैथमेटिकली अगर हमको मोमेंटम का डेफिनेशन लिखना है तो वी डिफाइन मोमेंटम एज, मोमेंटम इज डिफाइंड एज, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एंड स्पेशली आपको पता है कि इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम, मास एंड लीनियर वेलोसिटी। खैर अभी तो आप लोग को 9th स्टैंडर्ड में सब बहुत डिटेल में नहीं रहता है, आपको सिर्फ ये बोला जाता है मास एंड वेलोसिटी। अपन भी ऐसा ही बोलेंगे है ना, छोटी क्लास के हिसाब से छोटा कॉन्सेप्ट। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। आपको पता है मैथ्स की लैंग्वेज में प्रोडक्ट यानी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। सो हाउ डू वी डिनोट मोमेंटम? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम लोग लीनियर वेलोसिटी का मीनिंग इसका, तो मास कैसे बताते हैं? M से, एंड लीनियर वेलोसिटी हम बता रहे हैं V से, एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी कोई भी हो सकती है। इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लगा देंगे, फाइनल मोमेंटम बोलेंगे तो फाइनल वेलोसिटी। वो मैं समझाता हूँ आपको इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या होता है। पहली बात तो मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा कि मोमेंटम यानी क्या होता है। तो मोमेंटम का मतलब है कोई भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को आप कितने जोर के धक्का मार सकते हो, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। कितने जोर के किसी चीज़ पर आप धक्का मार सकते हो, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मैं इजी लैंग्वेज में अगर हमको बोलना है कि मोमेंटम यानी क्या, तो मैं बोल देता हूँ धक्का। हालांकि ये पूरी तरह 100% सही वर्ड नहीं है, लेकिन समझने में आ जाता है धक्का। अब ध्यान से समझो, अगर किसी का मास बहुत ज़्यादा है, मास समझते हैं आपको क्या होता है? मास, वेट और मास अलग है। आपको 10th स्टैंडर्ड में अलग आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, वो दो अलग चीज़ें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मास का मतलब है द मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या जाने दो। मास यानी भार, भारीपन, भार है ना। मटेरियल, मैटर, यस वेरी गुड, मैटर। किसके बॉडी में जितना मैटर, जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा मैटर भरा रहता उसका उतना मास रहता। बताओ अंसार सर का मास ज़्यादा है या खली का मास? खली को पहचानते हैं आप? बॉडी बिल्डर। हाँ, अंसार सर का मास ज़्यादा है या खली का मास ज़्यादा है? खली का। क्यों? खली के बॉडी में ज़्यादा मटेरियल भरा है ना, ज़्यादा मैटर भरा हुआ है, और मेरी बॉडी में मैटर कम है। एजाज सर का मास ज़्यादा है या अंसार सर का मास ज़्यादा है? एजाज सर का मास ज़्यादा है, क्योंकि एजाज सर की बॉडी में ज़्यादा मैटर है, ज़्यादा मटेरियल है, और मेरे बॉडी में मटेरियल कम है। छोटा सा दिल है, छोटा सा लीवर, कलेजा है, और छोटी सी किडनीज है। एजाज सर बड़े दिल वाले हैं, है ना। तो मैटर कितना है किसी भी चीज़ के अंदर भरा हुआ, उसको बोलते हैं मास। मास बदलता नहीं है। अच्छा, तो मास समझ गए आप क्या होता है? वैसे कोई पूछेगा नहीं 9th में आपको कि मास क्या है, बट मास इज द मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मटेरियल कितना भरा है, मालपानी कितना भरा हुआ है, उसको बोलते हैं मास।
मेरे बॉडी में माल पानी कम है भरा हुआ, एजाज सर के बॉडी में माल पानी ज्यादा भरा हुआ है, इसलिए एजाज सर का मास ज्यादा है, मेरा मास कम है। तो मास एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी तो आपको समझते अपन पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से समझो, एक बॉडी बिल्डर एक बहुत मोटा आदमी है, बहुत मोटा आदमी, और तेज दौड़ते हुए आ रहा है और वो आपको धक्का देने वाला है, तो उसका धक्का जोर के लगेगा या धीरे से लगेगा? जोर से लगेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, बहुत तेज दौड़ते हुए आ रहा है और उसका मास भी ज्यादा है। तो मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा है तो दोनों बढ़ जाएगा बहुत सारा और हमको जोर का धक्का लगेगा, तो हम बोलेंगे अरे बाप रे, ये आदमी का मोमेंटम बहुत ज्यादा था। समझ गए मोमेंटम यानी कितने जोर का धक्का लग रहा है। और अगर एक मच्छर जिसका मास कम होता है, मच्छर का मास कम होता है ना, मॉस्किटो मास कम होता है और वेलोसिटी भी कोई खास नहीं रहती, मच्छर कितनी बहुत फास्ट भागता है क्या मच्छर? नहीं, धीरे धीरे भागता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो मच्छर का मास भी कम, वेलोसिटी भी कम, तो मच्छर भागते भागते आ रहा और अपने से टकराए तो अपन क्या होता है, धक्का खा के गिर जाते हैं ना? नहीं, क्योंकि हमको धक्का जोर के नहीं लगता, तो हम कहते हैं कि मच्छर का मोमेंटम कम है। बात समझ में आ गई? तो मोमेंटम मच्छर का कम है क्योंकि उसका मास भी कम है और वेलोसिटी भी कम है। हाँ, लेकिन रिमेंबर एक ही चीज पे डिपेंड नहीं करता, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, बंदूक की गोली, ये मच्छर का एग्जांपल समझे, मॉस्किटो का मोमेंटम कैसा रहता? कम, और वो मोटे अंकल दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनका मोमेंटम ज्यादा। लेकिन अगर अंकल बहुत मोटे हैं, मास बहुत ज्यादा है और एक जगह बैठे हैं, तो अब उनका मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि मास बहुत ज्यादा लेकिन वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम 0। अब धक्का लगेगा क्या? कोई अंकल एक जगह बैठे हैं और अपन उनके थोड़े सामने में खड़े, तो अपने को धक्का लग जाएगा क्या अपने आप? नहीं। तो अच्छा, उसके अलावा बंदूक की गोली, बुलेट, बंदूक की गोली, उसका मास कैसा रहता? कम, है ना? बंदूक की गोली कितने ग्राम की रहती? अपनी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आखिरी में क्वेश्चन है, उसमें बोला 10 ग्राम्स। बंदूक की एक गोली है बुलेट, इट इज 10 ग्राम्स इन मास, 10 ग्राम की बोलते बंदूक की गोली। लेकिन मैंने हिंदी मूवीज में देखा, बंदूक की गोली का मास कम रहता लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती, बहुत फास्ट आती, और जैसे ही विलन को गोली लगती, विलन उड़ के गिर जाता दूर जाके गोली लगने पर। तो हम क्या बोलते? विलन को बहुत ज्यादा धक्का लगा, विलन को बहुत जोर का धक्का लगा। क्यों बहुत जोर का धक्का लगा? मास तो बहुत कम था, बुलेट का, बंदूक की गोली का मास तो बहुत कम था, 10 ग्राम, फिर धक्का क्यों जोर के लगा? वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, है ना? तो दोनों पर डिपेंड करता है मोमेंटम। अगर मास कम, वेलोसिटी ज्यादा, तो मोमेंटम की कुछ वैल्यू होंगी। कभी कभी मास ज्यादा हो सकता, वेलोसिटी कम हो सकती। अगर मास और वेलोसिटी दोनों कम है तो मोमेंटम कम, और अगर मास भी ज्यादा और वेलोसिटी भी ज्यादा तो मोमेंटम बहुत ज्यादा, धक्का बहुत जोर के बैठेंगे। अब बताओ, एक आदमी रेलवे पटरी के बीच में खड़ा है, उधर से राजधानी एक्सप्रेस आ रही है फास्ट में और वो आदमी से टकराती है, तो आदमी को कैसा धक्का लगेगा? बहुत जोर के, मर जाएगा आदमी, है ना? तो आदमी मरे बाद उसकी लाश क्या बोलेंगी? उसकी आत्मा क्या बोलेंगी? ओह माय गॉड, इट वाज रियली अ वेरी हाई मोमेंटम, बहुत हाई मोमेंटम। और एक बाइसिकल आ रही है छोटे बच्चे की, चला चला के और हमसे भिड़ जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? अरे बच्चा, कितना धीरे चलाते हो, कितने हल्के फुल्के हो तुम। उसका मोमेंटम कम रहेगा, है ना? कंपैरेटिवली बाइसिकल का मोमेंटम और राजधानी एक्सप्रेस का मोमेंटम दोनों में डिफरेंस है। हालांकि अगर दोनों सेम स्पीड से भी चल रहे होंगे तो राजधानी का मास ज्यादा है। तो मास एंड वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम। बात समझ में आ गई? एकदम सच में, पक्के में समझ में आ गई? हाँ। तो दैट वाज मोमेंटम। व्हाट शुड बी द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? मास को काय में गिना जाता है? किलोग्राम में। मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। एसआई का फुल फॉर्म याद है ना? चैप्टर, हाँ, सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रांस में, पेरिस में मीटिंग हुई थी साइंटिस्ट लोगों की, और वहां डिसाइड किए थे उन्होंने कौन सी चीज को काय में गिनेंगे। पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, कोई काय में गिनते, कोई काय में। मास को कैसे गिनते थे? कोई तोला में, कोई रत्ती में, कोई सेर, कोई पाव, कोई किलो, कोई छटाक, कोई क्विंटल, है ना, कोई टन, अलग अलग गिनते थे, सब कंफ्यूजन हो जाता था। तो इसलिए बोले मास विल ऑलवेज बी मेजर्ड इन किलोग्राम, मास हमेशा किलो में गिनना चाहिए। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट किसी को याद है? वेरी गुड, मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट शुड बी द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम? वेरी गुड,
SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उनके बीच में डॉट लगा दिए तो भी चलता, डॉट नहीं भी लगाए तो भी चलता। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। CGS यूनिट क्या होगा? ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड। वेरी गुड। CGS मेरे ख्याल से अपनी बुक में पूछा नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन्स बकरी लॉ ऑफ मोशन। हाँ, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इनडायरेक्टली बोलता है F इज इक्वल टू M इंटू ए। और एक झूठ मूठ कहानी लोगों ने बनाई है टाइम पास जोक के लिए, पंचर जोक। बोले न्यूटन एक दिन जंगल में गया और न्यूटन जंगल में गया, एक बकरी को लात मारा। तो बकरी बोली मैं, तो न्यूटन बोले अच्छा मैंने उसको फोर्स लगाया, तो बकरी मैं बोली, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर बकरी को गुस्सा आया, बकरी बोले मुझे लात मारता है। बकरी ने भी एक खींच के मारी न्यूटन को। तो न्यूटन ने बोले अपना थर्ड लॉ दे दिया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, रबर बॉल को जितने जोर से दीवार पे मारोगे उतने जोर से आपके तरफ आएगा। रॉकेट में वही लगता है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, जिसको लॉन्च व्हीकल कहते हैं, सैटेलाइट। मिटा दूं ना ये? मोमेंटम का मीनिंग समझ में आ गया सबको? हाँ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स, इससे पहली क्लास में अपन ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ी, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट दिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और अगर न्यूटन अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं भी देता और न्यूटन अगर अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं भी देता, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी छुपा है और थर्ड लॉ भी छुपा है। सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों छुपे हुए। मैंने आपको फर्स्ट लॉ समझाया था, क्या बोलता है फर्स्ट लॉ? जो चीज रुकी वो रुकी रहना चाहती है और जो चीज सीधी लाइन में चल रही है सेम स्पीड से वो चलती रहना चाहिए। कब तक? अनबैलेंस फोर्स जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करता, अनबैलेंस फोर्स जब तक एक्ट नहीं होता। वही बात ये भी बोलेंगे, देखो कैसे बोलेंगे। तो न्यूटन ने कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं उसको थोड़ा इजी वर्ड्स कर देता हूँ। न्यूटन ने कहा P यानी क्या है? मोमेंटम। पहले इसका एग्जाम्पल कर लेना चाहिए अपन में। एक लड़का है, एग्जाम्पल थोड़ा भारी है, कठिन है, कन्फ्यूजिंग है। एक लड़का है, उसका मास है 20 किलो, 20 किलो का एक लड़का है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले की वेलोसिटी उसकी है 5 मीटर्स, ये कम करते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। और वो जाकर यहाँ पर एक बड़े अंकल है, एक अंकल है, वो अंकल का पेट लिए धर्म पेट है। को थोड़ा साइड में ला देते हैं। लड़का मास 20 किलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी स्पीड से भाग रहा है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। और भागते 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 भागते, अच्छा इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉय, इनिशियल मोमेंटम कैसे बताते हम लोग मालूम है? पता है? P1 से। कैसे बताते? P1 इनिशियल मोमेंटम यानी टक्कर होने के पहले का मोमेंटम। तो अंकल से टकराने वाला है ये लड़का, तो अंकल से टक्कर होने के पहले इसका मोमेंटम है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। और मास कितना है? 20 किलोग्राम्स इंटू 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये यूनिट्स नहीं लिखते थोड़ी देर के लिए ना, यूनिट बीच बीच में आके हमको तंग करते हैं। मास इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 10, तो इनिशियल मोमेंटम इज 200। इतना मोमेंटम है इसका इनिशियल, है ना, यानी इसमें इतना ताकत है धक्का मारने की, 200 ताकत है धक्का मारने की। और ये दौड़ते गया अंकल के पेट से भिड़ा, अंकल के पेट से भिड़ा। और अंकल के पेट पर भिड़ने के बाद टक्कर खाया
और टक्कर खा के इधर आके गिर गया, टक्कर खा के थोड़े दूर जाके गिर गया। और जब वो लड़का यहाँ आके गिर गया तब उसका मास कितना था? 20 किलोग्राम। टक्कर खाने से उसके मास में कोई फर्क नहीं आया। मास इज द मटेरियल कंटेन इन द बॉडी, और उसके बॉडी में अभी भी पूरा वही मटेरियल बाकी है, अभी भी उसके अंदर दिल है, अभी भी जिगर है, जान है, सब कुछ है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है? उसका मास अभी चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन उसका जो फाइनल वेलोसिटी है टक्कर खाने के बाद, फाइनल वेलोसिटी वो थोड़ा सा कम हो गया है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से वापस आया वो लड़का? 5 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? और वो लड़का इधर से जाकर अंकल से टक्कर खाने में उसको लग गया कितने सेकंड में? वो भिड़ा 1 सेकंड में। इतना फास्ट जाके एक तड़ करके भीड़ के आ गया 1 सेकंड में। बात समझ गए? 1 सेकंड में भीड़ के आ गया अंकल से। तो अंकल को कितने जोर से फोर्स लगा, अंकल के पेट पे कितने जोर से फोर्स लगा, आप बता सकते? एग्जैक्ट वैल्यू। अंकल के पेट पे कितने जोर से फोर्स मार के भाग के आया वो लड़का? अच्छा, वेरी गुड। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ, आपने तो सामिया मेरे पढ़ाने के पहले ही पढ़ लिए सब कुछ। वेल डन, वेरी गुड। तो अब देखो क्या होगा। तो ये क्या था उसका? अपन ने फाइनल मोमेंटम तो फाइंड ही नहीं किए। P2 नीचे का दिखता है क्या अपने कैमरा में? दिखता है ना? तो P2 इज द फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है? 20, फाइनल वेलोसिटी इज 5, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है। अब न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन का स्टेटमेंट सुन लेते। न्यूटन का स्टेटमेंट देख लेते क्या था। न्यूटन सेड द रेट ऑफ, रेट वर्ड भारी पड़ेगा, इजी लैंग्वेज करते। द चेंज ऑफ मोमेंटम, द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। को इजी लैंग्वेज में क्या करूं? डिपेंडेंट, इज डायरेक्टली डिपेंडेंट। इजी लैंग्वेज में कर रहा हूं मैं। इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या कह दिया न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम लिखो या चेंज ऑफ मोमेंटम लिखो, आपको क्या अच्छा लगता है? चेंज इन लिख देता, ठीक है। द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब इसको देखो मैथमेटिकली कैसे करते हैं। इधर का मिटा दो ना मोमेंटम वगैरह, ये डेफिनेशन ये सब आपको आता है, पढ़े लिखे लोग आप। वेरी गुड। न्यूटन ने कहा, क्या कहा? चेंज इन मोमेंटम। और याद रखो साइंस में, फिजिक्स में चेंज इन मोमेंटम का हमेशा मतलब होता है माइनस करना। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी इससे पहले कभी आया था ऐसा कुछ? कोई तो भी ऐसी डेफिनेशन जिसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी? वेरी गुड, एक्सेलरेशन में आया है ना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। उसी तरह चेंज इन मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पर यूनिट टाइम यानी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बोलते हैं? इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फोर्स यानी इज इक्वल टू फोर्स। न्यूटन ने कहा मोमेंटम जितने से चेंज होता है, जितनी देर में चेंज होता है, वो फोर्स के बराबर होता है। अब इसका मतलब अंकल के पेट पे कितने जोर का फोर्स मारा वो लड़के ने, वो हमको पता करना है। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? मास इनटू मीनिंग समझ रहे हो? फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अंडरस्टूड? माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी क्या है? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता? F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी।
m कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से, m बाहर आ गया, v माइनस यू अपॉन टी, f इज इक्वल टू m, व्हाट इज v माइनस यू अपॉन टी? a, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अपन ने दो डेफिनेशंस पढ़े, एक क्या पढ़े? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दूसरी डेफिनेशन अपन ने पढ़े चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह हम एक्सेलरेशन ए लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन समझता है किसी को क्या होता है? जब किसी चीज की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है या कम होती है तो उसको एक्सेलरेशन। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और किसी चीज को ऊपर फेंके तो ऊपर जाते समय वेलोसिटी क्या होती जाती है? कम। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये समझे? ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इनडायरेक्ट मीनिंग। न्यूटन ने ये कहा, न्यूटन ने कहा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ऐसा कहा। और उसी को हमने इधर उधर सॉल्व करके डिराइव करे और ये लाए। डिराइव करना समझते आप? सॉल्व करके फॉर्मूला लाना, उसको बोलते हैं डिराइव करना। डोंट ड्रिंक एंड डिराइव। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। किसी को समझा क्या? अब वो लड़के ने अंकल पे कितना फोर्स लगाया वो पता करते। तो F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना था वो छोकरे का? 100. That boy had a final momentum of 100. And what was his initial momentum? 200. And how much time did he take? 1 second. So the force will be 100 minus 200 upon 1 minus 100. And if we take only the value, let us neglect the negative sign. So it will be 100. कितना फोर्स लगाया उस पे? 100. And what should be the SI unit of force? फोर्स को, वेरी गुड, न्यूटन। फोर्स को काय में गिना जाता है? न्यूटन में गिना जाता है। क्यों गिनते न्यूटन में फोर्स को? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स कब एक्ट होता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये सब चीज़ों पे रिसर्च किसने किया? न्यूटन ने। इसीलिए न्यूटन की याद में, न्यूटन के ऑनर में फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन रख दिया गया। अगर मैं किसी को हल्का सा धक्का मारूंगा तो बोलेंगे अंसार सर ने मुझ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। जोर के धक्का मारूंगा बोलेंगे अंसार सर ने मुझ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। और बहुत जोर के दौड़ के लात मारूंगा बोलेंगे अंसार सर ने मुझ पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। जैसे शक्कर अपन काय में गिनते? दुकान में जाते किलोग्राम में, है ना? दूध काय में गिनते? हाँ। तो हर चीज को गिनने के लिए कोई यूनिट चाहिए ना, वही है फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। क्योंकि न्यूटन ने बताया फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है? वेरी गुड। फोर्स लगाने से रुका हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, रुकी हुई चीज चल जाती है। फोर्स लगाने से चलती हुई चीज रुक सकती है, ब्रेक लगा के फोर्स लगाए तो। फोर्स लगाने से शेप चेंज हो सकता है किसी चीज का। फोर्स लगाने से साइज चेंज हो सकता है। फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो फोर्स लगाने से ये सब काम होते हैं। कौन ने बताया अपन को? न्यूटन ने। तो अपन बोले यार न्यूटन तूने फोर्स पर तो बहुत काम किया यार, बहुत रिसर्च किया, चलो हम फोर्स की वैल्यू को जो है वो न्यूटन में गिनेंगे। तो कितने न्यूटन फोर्स लगाया वो लड़के ने अंकल के पेट पे? 100 न्यूटन फोर्स लगाया। इसीलिए अंकल के पेट में दर्द हो रहा है और अंकल को पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, इसके आगे नहीं बोलते कुछ। तो यहाँ तक कहानी समझ गई। अब ध्यान से समझो एक चीज, अगर f की वैल्यू 0 कब आएंगी? f की वैल्यू 0 कब आएंगी? या तो m की वैल्यू 0 होंगी तो f की वैल्यू क्या आएंगी? 0। और a की वैल्यू 0 होगी तो f की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। ध्यान से, ये अपनी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, हम इस फॉर्मूला में दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है। वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो चीज न्यूटन कहना चाहता है हम उसको समझना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी चीज का, अब ध्यान से समझना, अगर m 0 हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और अगर a 0 हुआ तो फोर्स भी 0। ये समझ गए? दोनों में से एक 0 हो गया तो फोर्स क्या होता है? 0। इसका कन्वर्स क्या होगा? अगर फोर्स 0 है तो इन दोनों में से एक ना एक चीज 0 है। अगर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही तो क्यों 0 आ रही? या तो जरूर मास 0 हो सकता है या तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए,
है ना। लेकिन कभी किसी चीज का मास 0 हुआ क्या? आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 0 किलो का? एकदम छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ वो होता है 0 किलो का? कोई चीज है, टेबल चेयर, कोई चीज है 0 किलो की? नहीं। तो मास कभी 0 नहीं हो सकता, है ना। हाँ, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। अगर लाइट रुक जाए, लाइट का पार्टिकल रुक जाए तो 0 किलो का बचे, लेकिन लाइट का पार्टिकल रुकता कहाँ है पहली बार? तो हम कहेंगे इनडायरेक्टली दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसका मास 0 होगा। तो मास कभी 0 नहीं हो सकता। जहां मटेरियल है मास 0 नहीं हो सकता। फिर से, अगर फोर्स 0 है तो ये दोनों में से कोई ना कोई 0 होना चाहिए। यहां तक समझ गए? लेकिन मास कभी 0 नहीं हो सकता। तो 0 क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो हम ये बोल सकते कि m इंटू 0। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? 0। अगर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होंगी। या उल्टा, फिर से उल्टे पे उल्टा, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 रहेगा। और अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0। हाँ, न्यूटन ने इनडायरेक्टली यही कहा, इफ फोर्स इज 0 देन एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी 0। इसका मीनिंग क्या है? अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन 0 है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही लगातार या कम होती जा रही? क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। कांस्टेंट है। पढ़ चुके हमने, क्या पढ़े थे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। When the velocity of an object goes on decreasing with time, it is called negative acceleration. And when the velocity of an object neither increases nor decreases, remains the same, it is called zero acceleration. अगर acceleration 0 इसका मतलब velocity क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो यही न्यूटन ने कहा, अगर किसी चीज पे फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये बॉटल रखी है यहाँ, इस पर मैं फोर्स नहीं लगा रहा, अभी मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा उस पर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या? और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला? जो चीज जहाँ रखी है वो वहीं रखी रहती जब तक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता। ये भी तो वही है। फर्स्ट लॉ बोलता है जो चीज एक जगह रखी है वो रखी ही रहती, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वो हलती जुलती नहीं, उसमें मोशन नहीं आता, वो पड़ी रहती वहीं पे जब तक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता उस पर। और सेकंड लॉ भी यही बोल रहा है कि जब किसी चीज पे आप फोर्स नहीं लगाते इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता, एक्सेलरेशन नहीं रहता इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 रहता, एक्सेलरेशन 0 रहता इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती मतलब वो वहीं रहता है, अपनी जगह पे रहता। अगर सेम स्पीड से चल रहा तो सेम स्पीड से चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर फोर्स किसी चीज पर नहीं लग रहा है तो उसका मतलब है कि वो अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो सेम स्पीड से ही चलता रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। और अगर वेलोसिटी 0 होगी, अगर वो चीज रुकी हुई होगी तो भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्या कहते हैं? सब गलत पढ़ा दिया मैंने आपको? कंफ्यूज हो गए? समझ में आया? अगर इस पे क्वेश्चन पूछ लूंगा तो आ जाएंगे पक्का? तो अगर किसी चीज में एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब नेट फोर्स उस पर 0 लग रहा है। जब किसी चीज पर 0 फोर्स लगता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब फोर्स अगर न लगे तो एक्सेलरेशन भी 0 रहता, नहीं आता एक्सेलरेशन। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जो चीज जैसी है वैसी पड़ी रहती, या सेम स्पीड से चल रही तो सेम स्पीड से ही चलती रहती जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगता। बात समझ गए? तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? एक ही बात बोल रहा है। सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ छुपा हुआ है। समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? अब इसके बेसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। न्यूटन अगर फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ नहीं देता था, सिर्फ सेकंड लॉ बोल के चला जाता था न्यूटन इस दुनिया से, तो भी वो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ का मीनिंग उसी में छुपा हुआ है। सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ का मीनिंग छुपा हुआ है। तो आपको मोमेंटम का मीनिंग समझा, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स का मीनिंग समझा, और उससे सॉल्व करें तो F इज इक्वल टू m इंटू a का मीनिंग समझा। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि मास 0 नहीं हो सकता। तो किसी चीज पर 0 फोर्स लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा, वो सेम स्पीड से चलेगा। बात समझ गए? अगर कोई ट्रेन सेम स्पीड से चल रही है तो उस पर फोर्स लग रहा क्या? नहीं लग रहा। फोर्स लग रहा होता तो वो बढ़ जाती थी या तो रुक जाती थी?
फास्ट या स्लो कुछ होती थी, वेलोसिटी चेंज होती थी। तो अब हम रुक जाएंगे, आज आपकी जल्दी छुट्टी होगी क्योंकि 10th स्टैंडर्ड वालों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। बॉयज़ बैच अलग, गर्ल्स बैच अलग। बॉयज़ को भी 2 बैचेस में डिवाइड कर दिए हमने, आधे बॉयज़ ये ब्रांच पे, आधे बॉयज़ वो ब्रांच पे, ताकि वो चीटिंग ना कर सके। प्लीज़ पॉज द वीडियो, स्टॉप द वीडियो।